अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग जो हैं वो ठीक ठाक होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से ही रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका सेकंड मेथड जो था वो हमने डिस्कस किया था कि डाटा को प्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड, अगर बात की जाए कि कौन कौन से मेथड से हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया था वो था क्लासिफिकेशन। ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर की अगर बात की जाए तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका सेकंड मेथड डिस्कस किया था, टैबुलेशन, के डाटा को प्रेजेंट करने के लिए एक और मेथड यूज़ होता है दैट इज़ बेटर देन क्लासिफिकेशन एंड विच इज़ टैबुलेशन। आज हम इसका थर्ड टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक है लेकिन इसके पार्ट्स जो हैं वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक क्या है कि हम अपने डाटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, और आज जो मेन हेडिंग है हमारे टॉपिक की वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। मींस ग्राफ बनाकर अपने डाटा को भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या था कि जिसमें हम अपने डाटा की सिर्फ जस्ट ग्रुपिंग कर रहे थे। ठीक, फिर टैबुलेशन क्या चीज़ आई जब हम उन्हीं ग्रुप्स को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में लिख रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, कि अगर हमारे पास किसी भी टाइप का डाटा हो, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, ज्योग्राफिकल हो, उसको हम कैसे जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो टैबुलेशन होता है, टैबुलेशन जो हमने इसकी सेकंड टाइप पढ़ी, उसमें क्या था कि हमारे पास डाटा जो था वो न्यूमेरिकल फॉर्म में था। तो न्यूमेरिकल डाटा इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। जो लोग थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिकल का नॉलेज रखते हैं शायद वो अंडरस्टैंड कर सकें, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को देखकर ये जज कर सकें कि हमारी किसी भी चीज़ का जो डाटा है वो डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। मींस कि विदाउट स्टैटिस्टिकल नॉलेज आप खाली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को देखकर जज नहीं कर सकते कि ये डाटा है, ये किस टाइप का डाटा है, ये लीनियर है, नॉन लीनियर है। तो ये सारी चीज़ें हमें एकदम जो है वो टेबल, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में नज़र नहीं आती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि एक कॉमन मैन भी डाटा के ट्रेंड को फाइंड आउट कर सके, उसको देख सके, उसको समझ सके कि हमारा जो डाटा है वो किस नेचर का है, तो उसके लिए कि एक कॉमन मैन जो है वो भी स्टैटिस्टिकल डाटा को समझ सके, उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने डाटा को ग्राफ एंड डायग्राम्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपने क्रिकेट ही देखा होगा तो किसी भी प्लेयर की जब स्टैटिस्टिक्स आ रही होती है थ्रू आउट, उसकी जो बॉलिंग्स होती हैं उसमें वो ग्राफ के थ्रू ही एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कहाँ कहाँ जो है उसकी स्टैटिस्टिक्स जो है वो इंक्रीज़ हुई, कहाँ कहाँ वो डिक्रीज़ फॉर्म में चला गया। तो ये क्या चीज़ है बेसिकली, वहाँ पर भी एक जो जब भी किसी क्रिकेटर का डाटा शो किया जाता है ग्राफ्स की फॉर्म में शो किया जा रहा होता है, ताकि कॉमन मैन इजीली जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके कि उसने किस टाइप की आज बॉलिंग्स कराई हैं या उसका रन रेट क्या रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये चीज़ बताने का मकसद ये कि स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो लाइफ की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर यूज़ ना हो, क्योंकि हर जगह डाटा हैंडलिंग होती है, डाटा होता है, डाटा को हैंडल करना होता है। तो हर जगह जो है वो स्टैटिस्टिक्स के यूजेस हैं। आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। आपको पता है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि ग्राफ और डायग्राम के थ्रू हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको पता है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफ और डायग्राम जो है ना वो एक कॉमन मैन के माइंड के ऊपर एक एवर लास्टिंग अफेक्ट देती है। एवर लास्टिंग अफेक्ट मीन्स के उसको ये चीज़ें याद रह जाती हैं, और डायग्राम्स जो हैं वो गुड लुकिंग भी होती हैं, और अगर डायग्राम अच्छी ना बनी हुई हो तो वो इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं होगी। तो जब भी हम डायग्राम या ग्राफ बनाएं तो उसको इतना अट्रैक्टिव बनाएं कि वो गुड लुकिंग हो और देखने वाले को अच्छी लगे, और जो है उसको डाटा की भी समझ में आए। ये ना हो कि हम जो है वो एक बार हमने जो है वो उसकी विड्थ एक कुछ और ले ली, एक बार की विड्थ कुछ और ले ली, तो ऐसा नहीं करना। जब भी हम ग्राफ और डायग्राम की बात करेंगे तो सेकंड चीज़ हमारे माइंड में ये आनी चाहिए कि हमने अपना बार और डायग्राम जो है वो गुड लुकिंग बनाना है, क्योंकि जो डायग्राम्स के थ्रू हम
चीज़ें समझा रहे होते हैं, ये इनका एवरलास्टिंग अफेक्ट होता है। ठीक है, दो चीज़ें हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, अ मोर अट्रैक्टिव मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा इज़ टू मेक गुड लुकिंग डायग्राम, और गुड लुकिंग डायग्राम एंड ग्राफ की बात हो रही है। ऐसी डायग्राम या ऐसा बार चार्ट या डायग्राम अगर वो गुड लुकिंग नहीं है तो उसका जो अफेक्ट होगा वो एवरलास्टिंग नहीं होगा। एक चीज़ जो यहाँ डायग्राम या ग्राफ के पार्ट्स एक्सप्लेन करने से पहले मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है, लिखी है, वो है डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ। इस टॉपिक में हम दो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, एक ग्राफ और एक डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में अगर बात की जाए क्वेश्चन पेपर की, तो एक डिफरेंस बहुत आता है, रिपीट हो जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द डायग्राम एंड द ग्राफ। ठीक है, इनका डिफरेंस बताएं। दोनों जो हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंडर डिस्कस हो रही हैं, डायग्राम भी और ग्राफ भी, लेकिन इनका जो एक माइनर सा डिफरेंस है वो क्या है, ये मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये मैं वन बाय वन समझाऊंगी भी, लेकिन साथ में आपने क्या करना है कि इसको अपनी नोटबुक पे लिख भी लेना है, क्योंकि आपकी बुक में इतना क्लियर कट जो है वो इनका डिफरेंस मौजूद नहीं है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ क्या है? फर्स्ट डिफरेंस है, अ ग्राफ नीड अ ग्राफ पेपर बट डायग्राम कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन पेपर। ग्राफ के लिए हमें ग्राफ पेपर, चूँकि ग्राफ की बात हो रही है तो ग्राफ हमेशा किस पर बनता है, उसके लिए हमें जो है वो ग्राफ पेपर की ज़रूरत होती है। ठीक है, जबकि डायग्राम जो है वो किसी भी प्लेन पेपर पे, जो आपके रजिस्टर का पेपर होता है, उस पर भी हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ के लिए हमें जो है वो एक ग्राफ की ज़रूरत होती है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है कि ग्राफ इज़ अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब ग्राफ जो है वो बेसिकली एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है, कोई इक्वेशन शो कर रहा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को शो कर रहा होता है। डायग्राम बस हम क्यों बनाते हैं, यानी कि ग्राफ बनाने का मकसद ये है कि उसमें हम किसी ना किसी चीज़ की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी के प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसमें कितना % चेंज आया। लेकिन डायग्राम में हम क्या कर रहे होते हैं, डायग्राम सिर्फ हम इसलिए बनाते हैं कि ये अट्रैक्टिव हों और अगले को ये बस समझ में आ जाएं, या हम किसी चीज़ की पब्लिसिटी करना चाह रहे होते हैं तो हम डायग्राम बना देते हैं। लेकिन ग्राफ के पीछे जो है ना वो एक पर्पज़ होता है, और जो है वो मैथमेटिकल इन नेचर होता है, उसमें रूल या फार्मूले भी यूज़ हो सकते हैं, बट डायग्राम में ऐसी बात नहीं होती। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, ऑल ग्राफ्स आर डायग्राम बट नॉट ऑल डायग्राम्स आर ग्राफ। कि जितने भी ग्राफ्स हैं वो डायग्राम्स हो सकते हैं, उनको हम डायग्राम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी तो हम डायग्राम ही बना रहे हैं, बार्स ही बनाएंगे, लेकिन जो डायग्राम्स होती हैं वो ऑल डायग्राम्स आर नॉट ग्राफ। फिर उसके बाद आता है, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओनली ग्राफ आर यूज्ड एंड इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड थ्रू डायग्राम। एक चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डाटा के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, जैसे आपको एक्स और एफ का कॉलम गिवन होता है या क्लासेस और एफ का कॉलम गिवन होता है, तो हमें फ्रीक्वेंसी डाटा भी साथ में, फ्रीक्वेंसी का भी एक कॉलम गिवन होता है। अगर इस तरह का डाटा आ जाए कि जब आपको किसी भी डाटा के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो वहाँ हम डायग्राम नहीं बना सकते। फ्रीक्वेंसी डाटा पर डायग्राम जो है वो नहीं बनती है, फ्रीक्वेंसी डाटा पर हमेशा जो है हम ग्राफ्स बनाते हैं। अभी आप देखेंगे कमिंग टॉपिक्स में, जहाँ जहाँ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है वहाँ पर हमने डायग्राम यूज़ नहीं की, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम ग्राफ्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ है, वन बाय वन हम हर ग्राफ को जो है वो डिस्कस करेंगे। आज मैं जो है वो डायग्राम डिस्कस कर रही हूँ। डायग्राम्स अब आपने जो है वो कितने टाइप्स की पढ़नी है, ठीक है, उसके लिए आपको जो है वो डाटा किस तरह का होगा। सबसे पहले जो है जो डायग्राम्स हमने डायग्राम्स के टॉपिक में डिस्कस करनी है वो है सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, कंपोनेंट बार चार्ट और रेक्टेंगल सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। ठीक है, ये 4 टाइप्स की डायग्राम्स जो हैं हम इस टॉपिक के अंडर जो है वो डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि कोई भी डाटा दे दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि ड्रॉ सिंपल बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट, यानी कि एक ही क्वेश्चन में ये चारों तो बनाने के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, शॉर्ट में आता है। तो कभी ये 2 बनाने के लिए किसी एक क्वेश्चन में आ जाते, तो हर टॉपिक को आपने बहुत क्लियरली समझना है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, कोई फार्मूला मेकिंग चीज़ नहीं है, कोई कैलकुलेशंस नहीं है इतनी ज़्यादा, बस एडिशंस वगैरह ही है।
सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो है सिंपल बार डायग्राम। अब सिंपल बार डायग्राम क्या होती है, इसको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लें। मे बी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, तो कम से कम आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पता हो, इसका डाटा कैसे होता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप जो है वो इसको इजीली लिख भी सकेंगे। अगर मैं बात करूँ सिंपल बार डायग्राम की, कि सिंपल बार डायग्राम जो है वो क्या चीज़ है। A simple bar diagram are made to represent geographical, historical, numerical and the क्वालिटेटिव डाटा। यानी कि वो ये कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि सिंपल बार डायग्राम जो है वो किसी भी डाटा पर बन सकता है, अगर वो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है या हिस्टोरिकल है या ज्योग्राफिकल है, हर डाटा की जो है इन सिंपल बार डायग्राम बन सकती है। अब बात यह है कि जो सिंपल बार्स हमने बनाने हैं वो वर्टिकल होने चाहिए या हॉरिजेंटल होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, द वर्टिकल और हॉरिजेंटल बार्स आर मेड टू रिप्रेजेंट द डाटा। तो यहाँ पर उसने ये भी चीज़ क्लियर कर दी कि अगर कोई भी डाटा आपको गिवन है, ठीक है, तो आप उसकी जो है वो उसको हॉरिजेंटल भी बना सकते हैं और वर्टिकल भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है आपकी बुक में जो बार्स बने हुए हैं वो आपके वर्टिकल बने हुए, हॉरिजेंटल नहीं बने। लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, आप हॉरिजेंटल भी अपने जो है वो बार्स बना सकते हैं। ऑल बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, वो ये कह रहा है कि जो भी बार्स हैं, जैसे यहाँ पर मैंने अपना एक ड्रॉ किया हुआ है सिंपल बार चार्ट, तो वो ये कह रहा है कि इनकी जो विड्थ है ना बार्स की, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मींस एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार आप थिन बना दें, एक थिक बना दें, तो ये वाले ड्रॉ में नहीं करने। जो विड्थ होगी ना आपके बार्स की वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक जैसी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे थे स्पेस बिटवीन द बार्स आर नॉट मोर देन इट्स विड्थ। अब वो ये कह रहा है कि ये जो स्पेस मैंने ना बार्स के दरमियान में दी हुई है, हर बार के दरमियान में जो है ना मैंने स्पेसेस दी हुई हैं, तो ये जो स्पेस है ना वो आपकी इस विड्थ से ज़्यादा नहीं। देखें ये विड्थ और ये स्पेस कम है और विड्थ ज़्यादा है, तो हमेशा आपने यही जो है वो फॉलो करना है कि जो स्पेस है इट इज़ नॉट मोर देन इट्स विड्थ, तब ये अट्रैक्टिव लगेगा, वरना ये अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। वेरी थिक एंड थिन बार्स आर नॉट गुड लुकिंग। अगर आप बहुत ही पतले पतले से बार्स बना लेंगी या बहुत मोटे मोटे बार बना लेंगी तो वो भी गुड लुकिंग नहीं होगा। पहली शर्त जब भी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो पहली शर्त ये है कि ये गुड लुकिंग होनी चाहिए। गुड लुकिंग की उसने सारी बातें बता दी हैं कि गुड लुकिंग, हम एक गुड लुकिंग बार डायग्राम कैसे जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। इसको अब बनाने का क्या तरीका है, क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्रॉ सिंपल बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रॉफिट ऑफ अ बैंक फॉर 5 ईयर्स। आपने क्या करना है, ये 5 ईयर्स हैं, इनका प्रॉफिट हमें गिवन है और वो ये कह रहा है कि इस डाटा पर आप सिंपल बार डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर दें। अब सिंपल बार डायग्राम मैं ड्रॉ कर देती हूँ, कैसे करेंगे। ईयर्स आपने जो चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, जिसके बगैर आप ये नहीं कर, ये ना हो कि आप ईयर्स जो है वो इधर ले लें और जो प्रॉफिट या कोई भी डाटा या वेरिएबल गिवन है वो आप इधर ले लें, ऐसा काम आपने नहीं करना। ईयर्स हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे और जो भी डाटा या वेरिएबल गिवन है प्रॉफिट वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे। एक चीज़, ईयर्स तो जो गिवन है, ईयर्स हमेशा जो है वो सीक्वेंस में गिवन है, वो तो आपने लिख लिए। एक चीज़ जहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये है कि आपने यहाँ पर ये जो स्पेस लेनी होती है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि जो यहाँ पर वैल्यूज़ होती है वो यहीं पर लिख देते हैं, जैसे पहले मैं 10 लिख दिया फिर 12 18। नो, ये रॉन्ग मेथड है। हमेशा जब भी हम कोई जो है वो चार्ट बना रहे होते हैं तो उसमें जो स्पेसिस है ना वो इक्वल लेंथ की लेनी होती है। 5 5 की ले रहे हैं तो 5 10 15 लेंगे, अगर 3 3 की ले रहे हैं तो 3 6 9, मीन्स आपने स्पेसिस जो है ना वो इक्वल लेनी है। ये वाली जो है ना वैल्यूज उठाकर आपने वाई एक्सिस पर नहीं लिखनी है, ठीक है। 1989 का फर्स्ट प्रॉफिट है 10,
तो ये 10 पर मैंने इसको स्टॉप किया और अपने बार को यहाँ पर बना लिया। फिर सेकंड है 1990 का 12, तो 10 से ऊपर 2 पॉइंट्स ऊपर गए तो ये 12 का बन गया। फिर 1991 पर 18 है तो वो 20 से नीचे बना लिया। इसी तरह हमने जो है वो सारे जो है वो बार डायग्राम बना लेने। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मल्टीपल बार चार्ट की, मल्टीपल बार चार्ट क्या होता है? Multiple bar chart are made when the data are in the form of different groups and each groups two or more pieces or information within a group. The different quantities are represented by adjacent bar and one set of the bar is separated from another by suitable space between them. अच्छा, अब मल्टीपल बार चार्ट क्या है? मल्टीपल बार चार्ट के बारे में वो ये कह रहा है कि ये डिफरेंट ग्रुप्स के फॉर्म में होता है। मैं सेकंड जो है इसकी डायग्राम जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। वो ये कह रहा है कि मल्टीपल बार चार्ट जो होता है ये होता है हमारे पास ग्रुप्स की फॉर्म में। मीन्स कि किसी भी एक चीज़ के बारे में हमें एक बात ना पता हो, मोर देन वन वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करे। मैं अगर इसी डाटा को थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूँ, लेट्स से मैं प्रॉफिट के साथ में उसका लॉस भी लिख लेती हूँ, एक कॉलम और बना लेती हूँ। यानी कि 1989 की मुझे दो वैल्यू, लॉस भी गिवन है, यहाँ मैं जैसे 2 लिख लेती हूँ, यहाँ 15 लिख लेती हूँ, यहाँ पर 30 लिख देती हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पर जो है 19 लिख देती हूँ और यहाँ पर 25 लिख देती हूँ। वो ये मल्टीपल बार चार्ट क्या होता है कि मल्टीपल बार चार्ट में हमें किसी भी ईयर के अकॉर्डिंग या किसी भी कंट्री के अकॉर्डिंग या किसी सिटी के अकॉर्डिंग हमें दो वैल्यूज़, दो तरह की इंफॉर्मेशन गिवन हो। ठीक है, जब हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन गिवन होती है तब हमने बार्स कैसे बनाने हैं, ये बात जो है वो आप लोगों ने क्लियर समझनी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, लेना अपने सब कुछ इसी तरह ही है, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। जैसे हमारे मल्टीपल बार चार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मल्टीपल बार चार्ट हम कैसे बनाएंगे? मल्टीपल बार चार्ट में जैसे लेट्स सपोज मेरे पास है 1989, ठीक है। 1989 में प्रॉफिट में मेरे पास 10 की वैल्यू है और लॉस में मेरे पास 2 की वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं लॉस ड्रॉ कर लेती हूँ 2 का, और साथ ही क्योंकि 1989 की 2 वैल्यूज़ गिवन है, इसी तरह कुछ विदाउट जो है वो मैं स्केल बना रही हूँ तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। तो ये आपने अपने स्केल से प्रॉपर डिस्टेंस लिख, मीन्स कि अब हर ईयर पर 2 बार्स जो है बनेंगे। 2 बार्स बनाना इतना मुश्किल नहीं है। उसके लिए जो भी आप ये पॉइंट रखते हैं ना, 1990 का प्रॉफिट है 12, ये पॉइंट है, ठीक है। आपने यहीं से ऊपर जाना है 12 पॉइंट तक। पहले लॉस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा सीक्वेंस रखना है। ये मैंने लॉस ड्रॉ किया, ये मैंने प्रॉफिट ड्रॉ किया। अब मैं इसका भी पहले लॉस ड्रॉ कर रही हूँ। लॉस मेरे पास है 15 पॉइंट्स का, ठीक है, इस तरह आ जाएगा, और साथ में वो है 12, तो यहाँ कहीं आएगा इस तरह से। ये सेकंड बार जो है वो ड्रॉ हो गया। इसी तरह आपने थर्ड ड्रॉ करना है। थर्ड यहाँ से हम स्किप करके यहाँ आगे जाते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, जिसमें लॉस है 30, okay। थोड़ा सा स्पेसेस का इश्यू है क्योंकि मैं स्केल यूज़ नहीं करी, तो आपने अपने जो है वो स्केल्स यूज़ कर ठीक से बनाने, ठीक है। ये 30 और साथ ही उसका प्रॉफिट 18 आ रहा है, तो 18 जो है वो 20 से नीचे और 15 से ऊपर, इस तरह से ये बन जाए। मीन्स के सिंपल बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट, आज हमने ये दो टॉपिक जो है वो डिस्कस किए हैं। सिंपल बार चार्ट में किसी भी वेरिएबल, किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी, किसी भी चीज़ की जस्ट वन वैल्यू हमें गिवन होती है और हमने हर ईयर के पैरेलल जो है वो एक ही बार बनाना होता है। बट मल्टीपल बार चार्ट में हमें मल्टीपल बार्स बनाने होते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उतने बार्स बनाने होते हैं। एक इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हर ईयर पर मैंने एक बार बनाया था सिंपल में, लेकिन मल्टीपल में 2 वैल्यूज़ गिवन थी
हर ईयर की, तो मैंने 2 बार्स बनाए। और बार्स बनाने के लिए कंडीशंस वही वाली हैं कि आपने जो है ये ना बहुत थिन बनाने ना बहुत थिक बनाने, स्पेसेस जो हैं वो उनकी बार्स की विड्थ से कम लेनी है, ठीक है। और ये चीज़ इससे रिलेटेड जो है वो आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नंबर 30 से ऑनवर्ड जो है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपने देखने, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसके 2 पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।